हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर क्लास 12 फिजिक्स एंड दिस इज योर पार्ट सेकंड। इस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि जो आपका जो पेपर होगा ना, ये एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा, एक बात। और पेपर हवा में से तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो पेपर कहाँ से आएगा? जो हमारे एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, यहाँ से पेपर आएगा। जो प्रीवियस ईयर अलग अलग कंपटीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर वहाँ से आएगा। तो ये जो कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इस सीरीज के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, तो आप विश्वास मानिए कि आप अपने एग्जाम में एकदम देखे हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और यही मेरी गारंटी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज को अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको 80 to 90% क्वेश्चंस एज इट इज आपके एग्जाम में देखे मिलेंगे, वेदर इट इज असर्शन रीजनिंग, वेदर इट इज एमसीक्यू। ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, और यहां पर मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ इस कंप्लीट वीडियो को देखें जरूर ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? द ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यहां पर 3 चार्ज पार्टिकल दे दी गए। इन तीनों चार्ज पार्टिकल के का ट्रैक आपको इस फिगर में बताया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि एज शोन इन फिगर विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो दैट मीन्स Q बाय M हमें पता करना है कि किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो जो है हाईएस्ट होगा। और कहां से पता करना है? कुछ भी इसमें गिवन नहीं है, सिर्फ आपको गिवन है ये तीनों चार्ज पार्टिकल का पाथ, दैट मीन्स ट्रैक। नाउ अभी यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है, चार्ज टू मास रेशो। तो वैसे तो चलो मैं आपको मेथड बता दूं, लेकिन आपको खुद से सोचना चाहिए कि ये चार्ज टू मास रेशो कभी अपने एग्जाम में आ जाए तो अपन कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, इसको हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी किया हुआ है, इस पर अपन डिस्कशन करेंगे, वहां से आप पहचान जाओगे कि हर बार आपको इस तरह से करना है ना। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस ट्रैक को देखते हैं अच्छे से, तो ये बताओ क्या इसमें इनिशियली इसमें वाई एक्सिस में कोई मोशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इनिशियली वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी 0 है कि नहीं? इनिशियली सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस में वेलोसिटी है? एक्स एक्सिस में। ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि आगे जाकर के ये जो इनका जो पाथ है, ये कैसा हो रहा है? ये पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है? पैराबोलिक। याद रखिए कैसा पाथ है? पैराबोलिक। ठीक है। चाहे आप ऊपर ABC तीनों पार्टिकल में किसी का भी देखो, ये पाथ पैराबोलिक है। और पैराबोलिक पाथ में आप हमेशा याद रखिए, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। भाई अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये पैराबोलिक मोशन है, पैराबोलिक मोशन या कहूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें जो है ना जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी, चाहे आप स्टार्टिंग में देखो और चाहे आप यहाँ पे देखो, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी बदलती है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस पर जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स है कंटिन्यूसली सिर्फ किस एक्सिस में लगेगा? वाई एक्सिस में। इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है सिर्फ और सिर्फ किस में लग रहा है? वाई एक्सिस में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द वाई एक्सिस ओनली। नाउ तो यहां पर जो फोर्स होगा ये सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस में लगेगा? वाई एक्सिस में। तो एक्सेलरेशन भी किस एक्सिस में होगी? सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में। चलिए, तो मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, भाई फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इज इक्वल टू QE। नाउ F इज इक्वल टू कहता है MA, तो Q इंटू E। नाउ यहां से देखना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? QE अपॉन M। तो ये एक्सेलरेशन फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से मुझे हिंट मिल रही है, ऊपर Q है नीचे M है, तो यहां से मेरा काम बन सकता है। नाउ अभी आगे डिस्कशन करेंगे Q बाय M किसका जो सबसे ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर पता कर लेते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताना, क्या इसमें इनिशियली एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी थी? नहीं। क्या इसमें एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं। इसमें जो सारा का सारा जो काम हो रहा है ना, ये वाई एक्सिस में हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लूंगा, ये किस एक्सिस की लूंगा? वाई एक्सिस की। किस एक्सिस की? इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की। एक्सेलरेशन भी किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में। ना तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो आप यहाँ से, ये जो पाथ है ये सीधा चला आ रहा था, ये अपने रास्ते से कितना डेविएट हुआ? इतना वाई।
इतना y है। ये वाला पार्टिकल जो आ रहा था ये अपने रास्ते से कितना भटक गया, ये इतना थोड़ा सा इसने डिस्प्लेस कर दिया। ये वाला जो पार्टिकल आ रहा था ये देखो ये कितना डेविएट हो गया, ये इतना डेविएट हो गया, समझे नाउ। तो इसका मतलब है कि थर्ड वाले ये सी की जो डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस में ये मैक्सिमम है नाउ। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को कहा y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में देखो कितनी थी 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर ना y इज इक्वल टू हाफ a के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हो, चलो कि Q अपॉन m को चलो मैं इस साइड छोड़ भी दूं अकेला, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये आपका 2 पहुंच जाएगा आगे, चलिए अपॉन में क्या पहुंच जाएगा 2 पहुंच गया यहाँ पर, अपॉन में पहुंच जाएगा ET स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ये आपका Q बाय m। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो Q बाय m है ये y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल सकता हूँ Q बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब है कि जिसकी y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी इस क्वेश्चन में, उसका जो Q बाय m होगा दैट मीन्स चार्ज टू मास रेशियो होगा ये मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसकी ज्यादा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट C वाले पार्टिकल की देख रहे हो सबसे ज्यादा है ना इसके इनिशियल ट्रैक से। तो यहाँ पर जो C ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है इसमें, ठीक, टाइम जो है आपका कांस्टेंट जो है तीनों चार्जेस के लिए बराबर लगेगा, बिकॉज टाइम क्या होता है आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है ना, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अपॉन स्पीड हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, तो ये जो आपका टाइम है ये सबके लिए बराबर रहेगा। तो Q बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास, ये आपको ये फिगर दिखाए जा रहे हैं। अब इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉजिटिव, कौन से चार्जेस पॉजिटिव है भाई, जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की साइड निकले वो पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये देखो ये भी बाहर से निकल रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव है, ये वाला भी चार्ज पॉजिटिव है। अब ये वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव, बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड C आर पॉजिटिव। नाउ आगे बढ़ेंगे, इन क्वेश्चन अबव, ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये ज्यादा है। भाई देखो जिस चार्ज की वैल्यू यानी कि उसका जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस चार्ज का के अराउंड जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी ये बहुत ज़्यादा पास में होंगी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से निकलेंगे। तो आप देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से A B C में से C के साथ लिंक हो रही हैं, दैट मीन्स C का जो मैग्नीट्यूड है ये ज़्यादा है, B की C से कम हो रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ना कि आपको इस फिगर में एक शेल दिखाई जा रही है, ये फिगर है। इस फिगर में कहा जा रहा है इट हैज इनर रेडियस, पहली चीज ये शेल मेटेलिक है दैट मीन्स कंडक्टिंग है। इसके बाद इस शेल की जो इनर रेडियस है वो A है, आउटर रेडियस B है। नाउ दैट मीन्स ये वाली जो शेल है ना इसकी इनर रेडियस A है और ये वाली शेल है इसकी आउटर रेडियस B है ना। इट कैरीज चार्ज Q, तो भाई चार्ज Q है इसके पास। अब आप जरा खुद से देख के बताओ कि अगर इसके पास चार्ज Q है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, क्योंकि कंडक्टिंग शेल है तो सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे होगा। कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना मेड ऑफ कंडक्टर, और देखो क्या है कि इसके पास चार्ज Q है तो जो भी चार्ज Q होगा वो चार्ज इसकी आउटर शेल पर यानी कि आउटर सरफेस पर होगा ना। आगे कह रहा है एट इट सेंटर, इसके सेंटर पे जो डायपोल P वेक्टर है ये दिखाया गया है ना। अब इसके सेंटर पे क्या है ना, देखो जरा इसके सेंटर पे ये डायपोल आपको दिखाया गया है। ठीक, एज शोन इन फिगर, इस शेल के सेंटर पे डायपोल जो रखा है ना इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड बता रहा है, इसका मतलब नीचे जरूर नेगेटिव चार्ज होगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जो डायपोल रखा गया है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है ना, तो नीचे नेगेटिव चार्ज, ऊपर कैसा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो कि ऐसी कंडीशन बन रही है ना। तो अब इसके हिसाब से आपको 4 ऑप्शन को पढ़ना है और सही स्टेटमेंट को जो है टिक करना है। कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस, तो अंदर वाली जो शेल है इनर सरफेस पर हर प्लेस पर एवरीवेयर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो 0 होगी। क्या ये बात सही लग रही है आपको? वैसे देखो अगर वो कह देता कि टोटल
चार्ज डेंसिटी, अगर वो कहता टोटल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या वो कह देता कि नेट चार्ज डेंसिटी, ठीक, तो फिर मैं कह देता कि ये 0 होगी। लेकिन अगर वो कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज 0 एवरीवेयर, बोला हर एक जगह पे 0 होगी, उसने ये नहीं कहा कि ओवरऑल, उसने कहा एवरीवेयर 0 होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पता है क्यों? बिकॉज अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड नेगेटिव चार्ज को इस शेल में से इंड्यूस करेगा, और नीचे पॉजिटिव चार्ज है नीचे की साइड, तो नीचे की डायरेक्शन में प्लस साइन यानी कि प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो इनर शेल में ऊपर वाले पार्ट में यहां पर जो चार्ज होगा दैट चार्ज विल बी माइनस Q/2, Q/A होता है तो कितना चार्ज भाई, जो भी चार्ज है उसका माइनस जो है आधा पार्ट जो है कहाँ आ जाएगा, अंदर नेगेटिव, तो Q/2 अपॉन 4πA², ये बनेगी इनर पे। और आउटर रेडियस पे कितनी बन जाएगी, फॉर्मूला नहीं होता क्या सिग्मा का, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A, तो यहाँ पर क्योंकि आधा चार्ज आया ना तो नेगेटिव आधा अपॉन रेडियस का, ठीक है ना। अभी देखो, अभी अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करेगा तो नीचे वाले पोर्शन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी दैट विल बी Q/2 4πA²। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म, बोला एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, ऊपर वाले पार्ट में जो है नेगेटिव है, नीचे वाले में पॉजिटिव है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक और इक्वल टू, यहाँ पे माइनस प्लस का कोई भी जो है यहाँ पे जिक्र नहीं है ना, तो ये भी गलत है आपका, ये भी। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ सेल। अभी देखो, जैसे आप जानते हो, ये कह रहा है कि अगर आप इस शेल के आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये ऐसे बनेगी जैसे मानो कि एक पॉइंट चार्ज बना रहा है और ये इसके सेंटर पे रखा हो। तो अपन जानते हैं, याद रखिए, अगर कोई भी मेटेलिक शेल है, ठीक है, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है जो कि मैं कहूँ स्फीयर के फॉर्म में है, तो उस शेल से या उस कंडक्टर से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं जैसे मानो कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हो। तो अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी जो है ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के जितना ही आपका आंसर आएगा ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं डी भी करेक्ट है या नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी वेक्टर। कह रहा है कि आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा ये इसके इस डायपोल मोमेंट पर डिपेंड करेगा। आंसर इज नो। आउटर सरफेस पर जो चार्ज है ऑलरेडी कौन सा चार्ज रहेगा, जो चार्ज Q उसको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको गिवन है इसमें ध्यान से पढ़ना। कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट टोटल चार्ज इज 0 एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन। भाई आउटसाइड की बात कर रहा है ना। इन आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। तो मान के चलो ये आपके पास एक बढ़िया सा ये अपन ने एक रीजन बना दिया। इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक, इस रीजन में कहा जा रहा है कि टोटल चार्ज कहें या नेट चार्ज ये 0 है। अब इस बेसिस पर कह रहा है कि आउटसाइड पॉइंट पे, कहां, आउटसाइड रीजन में, अगर इस रीजन में टोटल चार्ज 0 है तो कह रहा है कि इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरीली 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पता है क्यों? कि अगर किसी सिस्टम पे टोटल चार्ज 0 है तो जरूरी नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो। क्यों? हमने डायपोल नहीं देखा क्या? तो डायपोल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। अभी फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ना, ठीक है ना। अभी फोर्थ वाले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि यहां पर द वर्क डन टू मूव चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल नॉट बी 0। देखो अगर आप इस रीजन में, आउटसाइड रीजन में कहीं पे भी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को क्लोज्ड पाथ में यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करो उसी पॉइंट पे ले जाकर के छोड़ दो, तो आपको वर्क डन जो होगा ना, इस वर्क की वैल्यू 0 होगी। बिकॉज वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप एक क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हो तो क्लोज्ड पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये 0 होती है ना। तो वर्क डन की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना। तो यहां पर समझ में क्या आ रहा है कि वर्क डन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि वर्क डन विल नॉट 0। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अभी हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2। ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को बाद में पढ़ा रहा हूं।
द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। भाई अब इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपके पास ये है कि एक आपका +5 है, एक -5 है, एक हो सकता है +4 हो, देन -3 हो, एक हो सकता है कि आपका +6 हो, इसी तरह से जो है -6 हो, यहाँ पर +1 जो है -1 अलग से हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज 0 हो सकता है। अब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगी, डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। दैट मीन्स बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये 1/r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बिकॉज क्योंकि सिस्टम का जो नेट चार्ज 0 है, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई लार्ज डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चाहे वो एक्सियल पॉइंट पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ये आपकी कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, मतलब एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल के लिए यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर क्यूब के। ये वाला स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है, बिकॉज मैं ये मान सकता हूं कि इसके अंदर जो है ना डायपोल के कारण आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। नाउ अभी इस सी ऑप्शन में ठीक लग रहा है, अभी हो सकता है कि बी भी ऑप्शन मेरा ठीक हो जाए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, ठीक है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, सिर्फ और सिर्फ इस एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट के कारण ही बनेगी, है ना, एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट के कारण ही बनेगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अगर आप इसके आउटसाइड रीजन में देख रहे हो, तो आउटसाइड रीजन में जो उसका ओवरऑल इफेक्ट है, ओवरऑल इफेक्ट ये ऐसे होगा जैसे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायपोल के कारण बन रही हो, लेकिन एक पर्टिकुलर डायपोल के कारण इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर, ये जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर डायपोल के कारण ही हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर आपको नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखना है एक बार। देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे करा देता हूँ। मान के चलो आप जानते हो कि अगर आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर में एक छोटा चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, आप जानते हो। इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो हम जानते हैं कि जैसे मान के चलो कि अगर आपके पास छोटा चार्ज है, चाहे वो एक स्फीयर में रखा हो, चाहे वो एक सिलेंडर में रखा हो, ठीक है, या फिर वो किसी भी तरह के, या फिर इस तरह के जो है क्लोज बॉडी में रखा है, हर केस में जो टोटल जो फ्लक्स होगा ये कितना बनेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना बनेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं एक क्यूब की बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, इतना। लेकिन अगर चार्ज सेंटर पे रखा है, यानी कि इसके अंदर कहीं भी, और अगर मैं एक सरफेस से बात करूं, तो इसके अंदर टोटल 6 सरफेस होती हैं, तो एक सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा ये कितना होगा, ये होगा 1/6, यानी कि टोटल फ्लक्स का 1/6 गुना, ठीक है। अगर चार्ज सेंटर पे रखा है तो उसको नोट कर लेना, कहां पर, ये इसके इंटीरियर में रखा है, सेंटर पे या इंटीरियर में ना हो। अभी क्या होता है ना, एक केस बनता है जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर चार्ज आपका, ध्यान रखिए पहले, कि अगर चार्ज आपका किसी भी एक पॉइंट पे रखा हो, इसके वर्टाइस पे रखा हो, किसी भी एक पॉइंट पे रखा हो ना, जैसे मान के चलो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा है ना, तो अभी चार्ज अगर कॉर्नर पे रखा है, तो जो टोटल इस चार्ज का सिर्फ 1/8 हिस्सा, दैट मीन्स चार्ज का सिर्फ 8th पार्ट ही अंदर इफेक्ट करेगा, अदरवाइज ज्यादा नहीं करेगा। तो अगर ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो अगर इस टोटल फ्लक्स की मैं बात करूं, टोटल फ्लक्स विद क्यूब, क्यूब के साथ जो टोटल फ्लक्स कनेक्ट होगा, टोटल क्यूब के साथ जो फ्लक्स कनेक्ट होगा, दैट विल बी योर, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। 8वां हिस्सा ही सिर्फ इस चार्ज का अंदर इफेक्ट करेगा। अगर आपसे कहा जाए कि इस केस में अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है, कहां रखा है, कॉर्नर पे, ठीक है। सारे बच्चों को इन सारी चीजों को डिटेल में, डेप्थ में एक बार में ही क्लियर करना है। अगर चार्ज आपका कॉर्नर पे रखा है, कहां रखा है, कॉर्नर पे, तो फिर क्या होता है ना कि इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 सरफेसेस के जो है 3 सरफेस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, और 3 सरफेस के जो है परपेंडिकुलर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाली सरफेस के, ये वाली सरफेस के पीछे वाली के, और ये वाली सरफेस पीछे वाली के पैरेलल हो जाएगी, और इनसे जो है ना परपेंडिकुलरली पास होगी ऊपर नीचे वाले से। तो इसका मतलब है
कि 3 सरफेस से फ्लक्स लिंक मतलब जो है फ्लक्स कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी 3 सरफेस से होगा, बिकॉज ये पैरेलल करंट, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो अभी क्या बोलोगे कि अगर आपका जो चार्ज कॉर्नर पे रखा है तो टोटल जो फ्लक्स लिंक होता है क्यूब के साथ वो होता है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स 8वां हिस्सा। और अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो एक सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है दैट मीन्स, देखो 3 सरफेस तो फ्लक्स की वैल्यू 0 है, तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट ओवरऑल के लिए, और आपका 1/3 दैट मीन्स इसका भी क्यू बाय 8 का भी 1/3 पार्ट कनेक्ट होगा एक सरफेस से। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक सरफेस से जो फ्लक्स कनेक्ट होगा दैट विल बी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ये किस केस के लिए, अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है तो, और एक सरफेस की आप जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हो तो, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तो कितने सारे क्वेश्चन खत्म हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं, डायरेक्शन के बारे में बताती है, कहाँ से कहाँ जा रही है, और चार्ज का नेचर कैसा है। इनवर्ड है तो भाई जो है नेगेटिव होगा, आउटवर्ड जा रही है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना, बिकॉज इन चारों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन में आगे आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो भाई गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। अभी आपको पता है गॉस लॉ चाहे आपकी सिलेंड्रिकल सरफेस हो, चाहे आपकी क्यूब हो, ठीक है, या फिर जो है या फिर स्फीयर हो, इन सभी के लिए गॉस लॉ, किसी भी तरह की क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस लॉ आपका एप्लीकेबल होता है। ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। वो पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। नाउ तो आप यहाँ पर कहो कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू लिखा हुआ है। नाउ तो द टर्म Q ऑन द राइट साइड, मतलब आप phi E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये कह रहा है द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये वाला स्टेटमेंट भी इसमें ट्रू दिया हुआ है। कैसे दिया, ट्रू। नाउ अभी 4th पॉइंट पढ़ लो उसका। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन कूलाम्स लॉ। तो याद रखिए गॉस लॉ कूलाम लॉ की हेल्प से जब आप प्रूव करते हैं तो आपको मिलता है कि गॉस लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री। भाई गॉस लॉ जो होता है ना, ये सिमेट्रिक सिस्टम के लिए ही, भाई जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है, ठीक है ना, एक कहीं एक फिक्स पैटर्न जो है चल रहा है, वहां पर गॉस लॉ अप्लाई करने में बहुत आसान होता है। अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कह रहा है कि सिमेट्रिक जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये यूजफुल नहीं होता, जो कि पूरी तरह से उल्टा स्टेटमेंट इन्होंने लिख के दिया है। याद रखिए गॉस लॉ आप सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान होता है, जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है चार्ज्ड बॉल। एक चार्ज्ड बॉल है जो कि हैंग कर रही है एक सिल्क थ्रेड से, हाँ, विच मेक्स एंगल थीटा विद लार्ज चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट पी। देखो आपको गिवन है कि मान के चलिए एक आपके पास एक चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट पी है, एक चार्ज कंडक्टिंग शीट पी है, ठीक ना। अभी इस शीट से एक धागा जो है ना सस्पेंडेड है, मतलब जो है कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो है ना एक मैग्नेट, एक बॉल जो है जो कि चार्ज्ड बॉल है। कैसी बॉल है, ये बॉल चार्ज्ड है। अभी इस चार्ज्ड बॉल पर फोर्स लग रहा होगा, लेट्स से दिस फोर्स इज F। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो शीट आपको गिवन है, ये शीट जो आपको गिवन है, इसकी सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, इनमें से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है। अब क्योंकि बॉल है, ये एक बॉडी है, इस धागे पर जो नीचे की साइड फोर्स लगा रही होगी, तो एक्चुअल में धागे पर जो टेंशन लगती है ये हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। कैसे लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक। तो क्योंकि बॉल नीचे है तो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की साइड। नाउ अभी अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे टेंशन वाले फोर्स को, तो ये आपका टी कॉस थीटा आ जाएगा। इसको अगर आप इस डायरेक्शन रिजॉल्व करोगे तो ये आपका टी साइन थीटा आ जाएगा। अभी आप ध्यान से देखोगे ये जो शीट है, इस शीट ने इसको रिपेल किया होगा इस डायरेक्शन में, तो दिस फोर्स इज F, ठीक। तो F इज इक्वल टू हम QE भी पुट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या, QE पुट कर देंगे, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से,
क्यू को हम जो है सिग्मा इंटू ए लिख देंगे, वो क्यू को हम जो है ई की वैल्यू को हम अलग तरीके से यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करके भी लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज चार्ज शीट के एक साइड इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। अभी जो बॉल है इस पर नीचे की साइड एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज mg। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर कौन सा फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। तो टी साइन थीटा की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो है ना ये एफ फोर्स लग रहा है। अगर मैं बात करूंगा टी कॉस थीटा की तो यहाँ पर इसको mg बैलेंस करके रखा हुआ है। मैं दोनों को अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है कि यहाँ पर जो है ना टेन थीटा मुझे मिल रहा है इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर टेन थीटा मिल रहा है, इसके साथ साथ mg को भी मैं इस साइड भेज सकता हूँ, इस mg को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बच रहा है f। तो mg इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू एफ के प्लेस पर क्या लिखूंगा q इंटू ई। अब जो ई है वो कौन बना रहा है, एक चार्ज शीट। तो चार्ज शीट के एक साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आपका q को तो मैं q बोर्ड कर देता हूँ, चलो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सिग्मा है ये टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा विल बी योर करेक्ट ऑप्शन हियर एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, कंसीडर ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आपके पास एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर, तो इसके सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कितनी होगी। तो एक्चुअल में याद रखिए, जो चाहे चार्ज शेल या किसी भी तरह का सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक ऐसे ही बनती है जैसे मानो कि एक पॉइंट चार्ज बना रहा हो। तो हमने चार्ज मान लिया भाई q, अब सेंटर से लेके पॉइंट p तक की जो डिस्टेंस होती है उसका आप स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कि डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, सेंटर से लेके पॉइंट p तक की डिस्टेंस का। आगे बढ़ेंगे तो अभी देखो टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट्स, दो प्लेन शीट हैं, एक ये है एक ये है, दोनों पर ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों शीट के बीच में कितनी बनेगी। तो वैसे तो हमारा आंसर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। शीट के एक साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दो शीट इकट्ठी हो जाती हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन बिटवीन द पॉइंट्स, हाँ, कि यहाँ पर बनेगी तो कम, यहाँ पर बनेगी ज़्यादा। अगर बीच वाला जो मिड रीजन है तो इस पूरे मिड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में आप यहाँ पर देखिए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, एक सिंपल पेंडुलम है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखा हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बन रही है, पूछ रहा है कि और जो बॉब पर का मास m है और इसका जो चार्ज है q है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैन बी गिवन बाय, देखो एक्चुअल में ये आपके पास एक पेंडुलम दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, पूछ रहा है और उसका चार्ज q है, मास m है, तो पूछ रहा है इसका जो टाइम पीरियड है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो एक्चुअल में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये होता है। L क्या है, L है आपकी इफेक्टिव लेंथ, G क्या है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो है L की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो एक्सेलरेशन है, मतलब देखो जिन जिनके कारण फोर्स लगता है उन फैक्टर के कारण जो एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पेंडुलम पे, यहाँ पे इस पेंडुलम पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो ग्रेविटी का, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, और एक फोर्स लग रहा है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको चार्ज तो नहीं दिया, अगर आप मान सकते हो बोला इस डायरेक्शन ही मान सकते हो इस डायरेक्शन, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है ना। अभी देखना, तो इसकी दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गई, एक इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं QE अपॉन m आता है, और एक आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इन दोनों की अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये बीच में से जाएगा, और इस रिजल्टेंट को हमने कहा इफेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या कहा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अभी देखो इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हो, देखो इनके बीच में, दोनों एक्सेलरेशन बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो आपने कहा भाई यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। देखो जरा 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जब आप G इफेक्टिव निकालेंगे तो आपको यहाँ से आंसर आएगा आपका a1 स्क्वायर, मतलब QE अपॉन m का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर G का होल स्क्वायर।
तो आप यहाँ से देखेंगे इफेक्टिव जी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी दिस। ठीक नाउ, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये हमारे हिसाब से सही जा रहा है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिया जा रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि मान के चलो कह रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। ठीक ना, अभी कह रहा है कि ये दोनों डिफर कर रहे हैं स्लाइटली। वैसे देखो अभी तक तो हमने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस ई, प्रोटॉन पर होता है प्लस ई, तो एक एटम पर नेट चार्ज होता है 0। तो अगर यहाँ पर कोई एक एटम रखा हुआ है और यहाँ पर एक कोई दूसरा एटम रखा हुआ है, तो दोनों एटम के बीच में, क्योंकि दोनों के पास मास है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता है, क्योंकि मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा। लेकिन दोनों एटम के ऊपर क्योंकि बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज भी होता है, तो दोनों एटम पर किसी भी तरह का जो नेट चार्ज नहीं होता, जिसके कारण से दोनों एटम पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। लेकिन वो इस बार कह रहा है कि वन ऑफ देम इज नेगेटिव ई माइनस ई, दोनों में से जो एक चार्ज है वो माइनस ई है और दूसरा चार्ज ई प्लस डेल ई है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे मान के चलो कि माइनस ई हो गया, ऐसा कहा नहीं है, लेकिन कह रहा है वन ऑफ देम, और प्रोटॉन पे हमने मान के चला कि जो हो गया वो ई प्लस डेल ई हो गया। तो नेट चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन एटम पे दैट विल बी डेल ई। ठीक, तो मान के चलो कि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इस पे नेट चार्ज कितना है, डेल ई, नेट चार्ज कितना है, डेल ई। ठीक नाउ, अभी कह रहा है कि इफ नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज 0 और दोनों के बीच सेपरेशन है डिस्टेंस डी। कह रहा है कि नेट फोर्स अगर आप निकालें इस हाइड्रोजन एटम पर, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेट फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रोग्रेविटेशन फोर्स का, ये जो नेट फोर्स है 0 हो रहा है। कितना हो रहा है, 0। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन ये तो नहीं हो सकती, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स कभी रिपेल नहीं करता, हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। तो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर आप रिजल्टेंट देखते हैं तो एक दो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आएगा, फिर जो है इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर डेल ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये होगा ग्रेविटेशन फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लगेगा दोनों के बीच में तो ये हो जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस d है तो चलो d स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो K Q1 की वैल्यू डेल ई, Q2 की वैल्यू डेल ई, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल ई स्क्वायर इज इक्वल टू G। M1 की वैल्यू M2 की वैल्यू दी हुई है, आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर M1 की वैल्यू है 1.67 टेन टू द पावर माइनस 27 इंटू 1.67 टेन टू द पावर माइनस 27। ठीक है, नाउ यहाँ पर K की वैल्यू है आपके पास, जैसे देखो ना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और डेल ई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इंटू डेल ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, नाउ 1.67 इंटू 1.67 इन 10 टू द पावर माइनस 54। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल ई की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी होगी इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है अप्रॉक्स कितनी जानी चाहिए ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हो जाएगा, डेल ई का आंसर निकाल दोगे, इस वैल्यू को ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में निकाल के दिखाइए। आगे बढ़ेंगे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 12 पे आएंगे। कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आते हैं। चलिए, तो उसमें क्या लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो होता है ये फील्ड के कारण होता है ना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड के कारण। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द फील्ड कॉन्सेप्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई क्या फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए? आंसर इज नो। आगे कह रहा है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड ग्रेविटेशन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के अराउंड नहीं होता। स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज मास के अराउंड ग्रेविटेशन फील्ड होता है, चार्ज के अराउंड जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके बाद कह रहा है फील्ड आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्सेज एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। एक डिस्टेंस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए फील्ड का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है देयर इज नो वे टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड। भाई ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है। हमारे पास कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो ये वेरीफाई करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड या जो है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूस होती हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, है ना। इसमें सडन ब्रेक नहीं आता। सडन ब्रेक कब आता है कि मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब तक जाएगी, बोला कब तक, जब तक कि जो है इन्फिनिटी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। या फिर कहें कि अगर इसको बीच में कहीं नेगेटिव चार्ज मिल गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज कंटिन्यूस होती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हमेशा कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर कोई जो है ना चार्ज नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है, अगर कोई चार्ज नहीं है रास्ते में तो कंटिन्यूस होंगे। इसके बाद डिसकंटिन्यूस इफ देयर इज चार्ज एट दैट पॉइंट, तो अगर बीच में कोई चार्ज आएगा तो भाई वहीं पे खत्म हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि अगर जल्दी चली जाएंगी अगर कोई चार्ज नहीं है तो, और बीच में ही खत्म हो जाएंगे अगर कोई चार्ज आ गया है, तो जैसे कि नेगेटिव आ गया तो बीच में खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बढ़िया से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सर्टेन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, मान के चलो जेड एक्सिस यहाँ पर है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। आगे कह रहा है कि हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम मीटर से ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली, बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद रेट ऑफ इतना, ठीक है। तो उसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, दैट मीन्स डीई, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे से जेड एक्सिस में आगे बढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, इतनी रेट से। तो अभी क्या कह रहा है कि टोटल जो डायपोल मोमेंट है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग डायपोल मोमेंट, कोई सिस्टम जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जिसका डायपोल मोमेंट 10⁻⁷ कूलम मीटर है इन नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो कितना वो फोर्स लगेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मान के चलो कि यहाँ पर जो है, ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर कोई डायपोल रखा होगा, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ पर देखना F इज इक्वल टू क्यू इंटू डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो आपने इसको लिखा Q इंटू डी ई। हाँ, आगे देखो Q इंटू, आप इसमें डी जेड का इंटू कर दो, यहाँ पे डी जेड का डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो डी ई बाई डी जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और देखो चार्ज इंटू डिस्टेंस, डी जेड क्या है, छोटी सी डिस्टेंस जेड एक्सिस, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो Q इंटू डी जेड को मैंने P लिखा, डी बाई डी जेड की वैल्यू मेरे पास 10⁵ है, तो P की वैल्यू मेरे पास 10⁻⁷ है और इसकी वैल्यू 10⁻⁵ है, तो यहाँ पर 10⁻², ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी न्यूटन में, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10⁻², ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है कि जो मेटेलिक कंडक्टर है अलग अलग शेप के हैं, डिफरेंट शेप के हैं, अलग अलग शेप के, ठीक। तो पूछ रहा है कि किसमें चार्ज लॉन्गर टाइम तक रिटेन करेगा, सस्टेन करेगा, ठीक है। मान के चलो कि अगर आपके पास एक सरफेस है स्फेरिकल, एक सरफेस है सिलेंड्रिकल, और एक सरफेस है आपके पास पियर शेप में, दैट मीन्स पियर जो है ना फ्रूट वाले शेप में, ठीक ना। अभी इस शेप में आपके पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक ना। अभी आपसे कह रहा है कि और एक सरफेस है आपका लाइटनिंग कंडक्टर की शेप में, दैट मीन एक शार्प एज यहाँ पे दिया होगा, शार्प एज, ठीक है ना। तो कह रहा है कौन से सरफेस पे ज्यादा लंबे समय तक चार्ज रहेगा, तो आंसर इज स्फीयर पे चार्ज लंबे समय तक ज्यादा रहेगा, बिकॉज स्फीयर पर जो चार्ज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि ना ही सिलेंडर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऊपर नीचे जो है डेंसिटी बदल जाती है, इस शेप में भी डेंसिटी बदल जाएगी। लेकिन और यहाँ पर तो भाई देखो जितना ज्यादा अपन ने पढ़ा है कि जितने ज्यादा शार्प कॉर्नर होते हैं उतने ही ज्यादा जो है जल्दी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है। तो स्फीयर में कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होता, तो स्फीयर में जो चार्ज है लंबे समय तक टिका रहेगा विदाउट गेटिंग लीक। तो स्फीयर में जो चार्ज होगा सबसे देर में लीक होगा विदाउट गेटिंग लीक्ड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कप में एक 250 ग्राम पानी आता है,
और इस 250 ग्राम पानी में अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो कितने हो जाएंगे। तो पहले तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ H2O मॉलिक्यूल की, तो भाई H2O का जो अगर आप मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम। तो उसका मतलब ये है कि 18 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो आंसर इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये क्या है 23 मॉलिक्यूल ना। अभी आप ये देखो कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 6.023 × 10⁻23 एक मॉलिक्यूल में कितने जो है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं बताना जरा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है तो प्रोटॉन ले लो, तो आपका जो है 10 जो है इसमें प्रोटॉन आ गए। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है तो प्रोटॉन ले लिए, चलो मैंने। अभी 18 ग्राम में इतने टोटल प्रोटॉन हो गए, इतने मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल 10 प्रोटॉन, तो टोटल इतने प्रोटॉन हो गए। अभी आप ये देखो कि 250 ग्राम में 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन, 6.023 × 10⁻24 प्रोटॉन। ठीक, अगर 1 ग्राम में इतने हो गए, 1 ग्राम में अपॉन में मुझे 18 करना पड़ेगा ना, 18 ना। अभी ध्यान से देखो अपॉन 18 ना, तो 250 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 250 का इंटू कर दो यहाँ पे। 250 का अगर मैं इंटू यहाँ पे करूंगा तो 250 का इंटू यहाँ पे करूंगा, 250/18 इंटू 6.023 × 10⁻24 प्रोटॉन ना। अभी आप ये देखो कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, 250 ग्राम इज इक्वल टू 250/18 इंटू 6.023 × 10⁻24। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, पॉजिटिव होता है ना। तो अभी ध्यान से देखना कि -19 ये रहा, ये +24 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 250 ग्राम में कितने प्रोटॉन, तो आंसर आपका ये आएगा। तमाम बार अपन इसको सॉल्व कर चुके हैं एनसीईआरटी वगैरह में, तो ये आंसर आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा 250 ग्राम में इतने जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको 16 जो दिया जा रहा है, इसमें कह रहा है कि सोप बबल है, एक सोप बबल है। अगर आपने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी भाई। अगर आपके पास एक सोप बबल है, अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज दोगे तो ड्यू टू रिपल्सन है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चार्ज कैपिटल क्यू है जो कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है। मान के चलो कि ये चार्ज कैपिटल क्यू है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसके सेंटर पे ये रखा हुआ है ना। आगे पढ़ेंगे, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस +q एंड +q एज शोन इन फिगर। मतलब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक, ये इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो द रेशियो ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज। तो आप ये देखो कि इन दोनों चार्जेस का रेशियो क्या होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, मान के चलो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है। जरा देखो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज +q है, ठीक, अगर ये पॉजिटिव चार्ज +q है तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में जब देखो, ये सिस्टम सस्टेन ही जब कर सकता है जब ये चार्ज नेगेटिव हो। बिकॉज अगर ये q नेगेटिव होगा तभी ये सिस्टम जो है यहाँ पर टिका रह सकता है। अदरवाइज अगर ये q पॉजिटिव हो गया तो सिस्टम जो है ना अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज रिपल्सन ही इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तीनों चार्ज पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर हमारी इस कहानी में इस जो कैपिटल Q को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी ये सिस्टम जो सस्टेन कर पाएगा, अदर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो अब देखो, अगर ये चार्ज -q हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए कि इस चार्ज पर, क्योंकि ये +q जो होगा, ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा और ये -q इसको अट्रैक्ट करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी। तो बस यही चीज़ अपन को देख लेना है कि देखो ज़रा, ये वाला +q इसको रिपेल करेगा और ये -q इसको अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए ज़रा, पहली चीज़ हमें इतना समझ में आ गया कि चार्ज आपका ये माइनस में होना चाहिए। अब देखो कि इन दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, ये इन दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होना चाहिए। तभी तो ये जो है ना, इसका रिपल्सिव फोर्स इसके अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये जो है ना एक ही जगह पे टिका रहेगा ना। तो आपने इसको बोला Q इंटू क्यू ना, तो यहाँ पर K इंटू क्यू अपॉन इन दोनों Q के बीच में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है बोला, x² इज इक्वल टू K Q इंटू क्यू अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। अच्छा देखो, यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Q अपॉन 4x² इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन x², ये बन जाएगा ना। यहाँ से ये x² से x² कैंसिल हो गया,
तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो Q की जो वैल्यू हो रही है, दिस वैल्यू इज, अगर आप यहाँ पर देखें तो द रेशियो ऑफ कैपिटल Q एंड स्मॉल q, अगर आप कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो निकालेंगे तो 1/4 कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, तो नेगेटिव आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? नेगेटिव, बिकॉज ये चार्ज आपका नेगेटिव है। ठीक, तो ये रेशियो कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। तो -1/4 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेगेटिव तो अपन ने पहले ही जो है सोच लिया था, बिकॉज इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। आपके लिए अगर पॉसिबल हो तो उसको, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियोस अगर आगे बढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी सभी स्टूडेंट्स की, और नई वीडियोस बनाने में और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम आपके लिए लेकर के आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।